अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करना और उन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करना जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये स्टडी केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कि फैक्टर्स कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, रेडिएशंस वगैरह। तो इन सब की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो कोई रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है। ठीक है, इसी तरह रेट्स की बेस पे जो रिएक्शन है उनको डिवाइड किया जाता है। कुछ स्लो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ वेरी फास्ट होते हैं। अब ऐसे रिएक्शन जो कि वेरी फास्ट हैं, ठीक है, तो उनका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। Very fast reactions take 10 raised power minus 14 to 10 raised power minus 16 seconds for their completion। यानी बहुत ही कम टाइम रिक्वायर्ड होता है फास्ट रिएक्शंस की कंप्लीशन के लिए। अब आम तौर पे जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो वेरी फास्ट होते हैं। अब आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक रिएक्शंस जो हैं उनमें आयंस जो हैं वो रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। आयंस के ऊपर चार्ज होता है तो चार्ज स्पीशीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इस वजह से आयनिक रिएक्शन जो हैं वेरी फास्ट होते हैं। तो आम तौर पे जो फास्ट रिएक्शंस हैं, ठीक है, इन्हें अंडर काइनेटिक्स स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें स्टडी किया जाता है बाय फ्लैश फोटोलाइसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि आयनिक रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, उन्हें फ्लैश फोटोलाइसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के ज़रिए स्टडी किया जाता है। इसी तरह कुछ और रिएक्शंस भी हैं लाइक ब्लैकनिंग ऑफ वाइट लेड। ठीक है, वाइट लेड की का ब्लैक हो जाना, या रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, बर्निंग ऑफ कोल वगैरह। तो ये सब जो हैं दे आर आल्सो नॉट स्टडीड अंडर काइनेटिक्स। अच्छा, दूसरा ऐसे रिएक्शन जो कि जिनकी स्पीड क्या होती है, मॉडरेट होती है। ठीक है, जिनके रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, तो इनको स्टडी किया जाता है अंडर काइनेटिक्स, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और शुगर। तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि मॉडरेट स्पीड वाले हैं और मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, तो इस वजह से इनको केमिकल काइनेटिक्स के अंडर स्टडी। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ठीक है, जो वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं और वेरी स्लो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं, मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस, उनको स्टडी किया जाता है अंडर केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, कैन वी स्टडी द रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस यूजिंग केमिकल काइनेटिक्स? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, जो एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, वो केमिकली कंट्रोल होता है बाय काइनेटिक्स। और ऐसे रिएक्शन का जो रेट है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में ऊपर क्या लिखेंगे हम? डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट आइदर प्रोडक्ट, और नीचे क्या आएगा? टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी कितना टाइम लगा है उस चेंज में। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये टाइम के हिसाब से डिक्रीज़ होता है। उसकी रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग पे हमारे पास रिएक्टेंट मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होता जाएगा। ठीक है,
तो इट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखें कि NO2 का रिएक्शन है फ्लोरीन के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फ्लोरीन है इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम मेजर करेंगे बाय द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट तो हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन के जो यूनिट होंगे और टाइम के जो यूनिट होंगे उस हिसाब से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट आएंगे। हम कंसंट्रेशन को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम को लिया जाता है सेकंड में। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या बनेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया। और जो है अमोनिया, तो इस रिएक्शन के लिए जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए उन्होंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमने बतानी है, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह समझिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने देखना है कि अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया के हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 2x। तो हम साथ में ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कितना कंज्यूम हुआ, वो हुआ 3x। सो इस वजह से करेक्ट आंसर जो है 4 ही बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हर लम्हा चेंज होता है, ठीक है, रेट वेरीज ग्रेटली विद टाइम, सो इसलिए एवरेज रिएक्शन रेट लिया जाता है। अब एवरेज रिएक्शन रेट कैसे लेंगे कि टोटल चेंज जितना आ रहा है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के, ठीक है, बाय टाइम इंटरवल, यानी कितना टोटल टाइम लगा है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होने में। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर द लॉन्ग टाइम इंटरवल, ठीक है, ओवर द लॉन्ग इन टाइम इंटरवल। तो जितना भी टाइम यूज़ होगा उससे हम अगर हम डिवाइड कर दें कंसंट्रेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों ग्राफ देखिएगा कि रिएक्टेंट के लिए ग्राफ जो है, ठीक है, उसकी स्लोप डाउनवर्ड है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। जबकि प्रोडक्ट के लिए जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें जो स्लोप है वो अप स्लोप है कि टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अमोनिया सिंथेसिस के लिए, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि यहाँ पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि अमोनिया जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी ही आएगी, इस वजह से माइनस इसके साथ लगेगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो है अमोनिया, उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि करेक्ट आंसर जो है, इसी तरह नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है।
इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन का एक ही मोल है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जबकि अमोनिया के 2 मोल हैं, तो उस वजह से चेंज उसमें हम क्या लिखेंगे, उसके 1/2 करके लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह हाइड्रोजन है तो उसका 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 1/3 तो है, लेकिन अमोनिया के साथ -1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर जो है वो 4th ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म है ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है? या कह लें कि एक मोमेंट्री पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड किया जाए तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ इक्वल टू द वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? जब वेरी स्मॉल चेंज हो कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो अब याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt लिखते हैं, जबकि एवरेज रेट के लिए हम क्या लिखते हैं, Δx/Δt, ठीक है? ये किसके लिए है, ये एवरेज रेट के लिए है, जबकि dx/dt किसके लिए, ये है इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पे ज़रा ग्राफ देखिएगा, ठीक है? ये कंबाइन ग्राफ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज़ होती है, तो रेट भी उसका क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है? इसी तरह प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ होती है, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, इंक्रीज़ होगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम का ग्राफ, ठीक है? अगर हम क्या करें, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें, ठीक है? तो फिर क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा tan थीटा के, ठीक है? dx/dt इक्वल्स tan थीटा, और यहाँ पे जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव स्लोप। अब इसका मतलब है कि अगर हमने फाइंड करना हो दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम उन दोनों स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पे क्या करेंगे, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नोट करेंगे, ठीक है? और फिर हमारे पास रेशियो से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। अब याद रखिएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जितने कॉफिशेंट्स होंगे जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उन्हें हम 1/, कॉफिशेंट करके लिखेंगे, ठीक है? रिएक्टेंट के साथ माइनस आएगा और प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के स्टार्ट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो एवरेज रेट से कम होता है, ठीक है? और क्या होगा कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेट, ठीक है? और थ्रू आउट द रिएक्शन जस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? तो ये 2-3 पॉइंट हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है? और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जो नेट रिएक्शन रेट है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है? फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो नेट रिएक्शन रेट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, ज़रा देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है? इट इज़ अ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? और इसको मेजर किया जाता है बाय मेजरिंग द एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? और टाइम के हिसाब से ये वेरी करता है। और बेटर वे जो है वो क्या है कि रिएक्शन का एवरेज रेट लिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के जो रिएक्शन रेट होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन
is directly proportional to the product of active masses of the reactants. ठीक है, with each active mass term raised to the power equal to its respective stoichiometric coefficient. यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या होंगे, कोफिशेंट्स होंगे, उनको पावर में लिखा जाएगा. ठीक है, तो सिंपली क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. अच्छा, यहाँ ज़रा देखिएगा, एक टर्म है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. अब ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है या वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है, अब यहाँ पे ज़रा एक इक्वेशन देखिएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास ए जो है रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है बी में. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, डी एक्स ओवर डी टी. ठीक है, वो हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, अब क्योंकि ए है, इसके कंसंट्रेशन में डिक्रीज आता है तो यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं. ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, वो ज़रा देखिएगा कि हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए. ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे इक्वल आएगा और साथ में हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ठीक है, अब याद रखिएगा, अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी है. ठीक है, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी इट इज़ इक्वल टू, इधर देखिएगा, इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन टेक्स यूनिटी. ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन क्या लें, यूनिटी लें, तो जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़रा देखिएगा. ठीक है, एट कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी अगर हम कंसंट्रेशन लें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द रेट कांस्टेंट. ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा के. ठीक है, रेट कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट. ना तो ये रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करता है और ना ही ये कैटलिस्ट की मौजूदगी पे इस पर असर होता है. ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट. इसी तरह रेट कांस्टेंट जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, किसी पे डिपेंड नहीं करता है. जस्ट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट वही होगा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का होता है. ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हैं तो के क्या कहलाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. तो इस केस में के का यूनिट वही होगा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है. अदरवाइज के का यूनिट क्या होता है, ज़रा देखिएगा, के का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब या पर लीटर. इसकी पावर क्या आएगी, इसकी पावर आएगी 1 - n, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा पर सेकेंड. ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा, दोबारा नोट कर लें, ये मैंने यूनिट किसका लिखा है, ये यूनिट लिखा है रेट कांस्टेंट का, के का यूनिट लिखा है. ठीक है, क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 1 - n, आगे आएगा पर सेकेंड. ठीक है, या पर टाइम. एन क्या है, एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसका मतलब है अगर हमारे पास रिएक्शन डिफरेंट ऑर्डर का है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट भी क्या होगा. नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. सबसे ज़्यादा रेट होता है गैसियस स्टेट का. ठीक है, उसके बाद लिक्विड स्टेट, उसके बाद सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो गैसियस स्टेट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन लिक्विड स्टेट और देन सॉलिड स्टेट. इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा उनका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। उतना ईज़िली वो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर, ठीक है। तो एक जनरल टर्म याद रखिएगा, फॉर एवरी राइज इन 10 डिग्री इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज़ होंगी। इफेक्टिव कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है कि जिसके नतीजे में रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या ज़रूरी है, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मॉलिक्यूल के पास क्या होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, रिएक्शन होगा और नतीजतन प्रोडक्ट बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ़ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि एक तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा टेम्परेचर, नंबर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ ज़रा देखिएगा, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है ये हमें बताता है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपको दो कर्व नज़र आ रही हैं, एक येलो है और एक रेड है, ठीक है। हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एट टी के, ठीक है, इस पे हमारे पास देखें तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इफेक्टिव कोलिजन, वो बहुत ही कम है, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है, ग्रीन शेडेड रीजन, ये क्या शो कर रहा है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन को शो कर रहा है कि जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है, किसके लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, ताकि वो क्या हो, इफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। और ये फ्रैक्शन बहुत ही कम है एट टेम्परेचर टी, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे मॉलिक्यूल्स की एक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब क्या होगा, अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी है, ठीक है, जो कि उन्हें कैपेबल बनाती है फॉर इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ये सारा रीजन क्या होगा, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को शो करेगा, ठीक है, कि जिनके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है। अब ज़रा देखिए कि बाकी सारा रीजन क्या है, ये सारा रीजन किसको शो कर रहा है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है कि जिनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा, मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा फ्रैक्शन के पास क्या होगी, इफ जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या कह लें कि एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी होगी, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे इस ग्राफ से हमने क्या सीखना है, हमने क्या समझना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन हैविंग इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वो इंक्रीज हो, देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो इससे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के नतीजे में जो रिएक्शन है उसका रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्टर देखिएगा, नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के, ठीक है, एक्टिव मास के।
और प्रेशर है तो गैसियस रिएक्टेंट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उनके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें तो जो हिट्रोजीनियस रिएक्शंस होते हैं तो उनके लिए जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, फास्टर होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट इंक्रीज़ होती हैं बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ठीक है। तो क्या होंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होंगे, तो उससे क्या होगा, उनके रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ज़रा देखिएगा कि कोल डस्ट बर्न्स मस्ट बर्न्स फास्ट देन लार्ज कोल पीस, यानी एक कोयले का एक बड़ा पीस है उसकी निस्बत क्या होगा, जो कोल डस्ट है वो जल्दी बर्न होती है। ठीक है, फास्टर बर्न होती है। इसी तरह वुड शेविंग बर्न फास्ट देन अ लॉग ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी का एक बड़ा सा क्या हो, एक पीस हो, उसकी निस्बत क्या होगा, जो वुड शेविंग है वो जल्दी बर्न होती है। इसी तरह है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आयनिक रिएक्शन जो है इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, एज एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर नेचर के रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये रिलेटिवली स्लो होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ऐसे रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है रेडिएशन। तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो rate of reaction for photochemical reaction depends upon the intensity of light radiation and it increases by absorption of photons। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट एज एक ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि रिएक्शन के रेट को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं कि वो रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देते हैं, रिएक्शन को एक नया पाथ देते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है ये मोर इफेक्टिव कब होगा, जब ये पाउडर फॉर्म में हो। ठीक है, पाउडर फॉर्म में क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कुछ समरी देखिएगा, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और ये रिएक्शन है 20 डिग्री अबव रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखें क्या लिखा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, दिस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल कोलिजन्स एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कोलिजन्स विल हैव द सफिशिएंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन के जिसके पास क्या हो, सफिशिएंट एनर्जी हो टू रिएक्ट, वो मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन इंक्रीज होती है और नतीजतन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया का बताया हुआ है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होंगे एक्टिव साइट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो है इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो by increasing the pressure of reaction involving gases forces the gas particles to come closer। बेसिकली प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं। ठीक है, जब क्लोज आएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को एक नया पाथ देता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन के जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद हो, वो फ्रैक्शन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक समरी थी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ ज़रा देखिएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुलेयन थ्योरी। ठीक है, अब कुलेयन थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि रिएक्शन तब होता है कि जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या करें, एक दूसरे के साथ कोलिजन करें। ठीक है, और कोलिजन कौन सी हो, इफेक्टिव कोलिजन हो। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या ज़रूरी है
कि मॉलिक्यूल के पास सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेड होने चाहिए, या कोलिगन जो है शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगी, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। क्या इसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर तो ये इनइफेक्टिव कोलिगन है, मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन से एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे, तो क्या होगा, फिर वो टकराएंगे और बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो फिर वहाँ से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट नाउन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसे क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कोलिगन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि रिएक्शन हैज इनफ नंबर ऑफ कोलिगन्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, स्टिल द रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। वो कह रहे हैं कि एक रिएक्शन जो है उसमें इनफ नंबर ऑफ कोलिगन्स हैं। ठीक है, इसके बावजूद और साथ ही साथ क्या है कि एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ग्रेटर है, इसके बावजूद रिएक्शन बहुत ही स्लो है। तो इसकी रीज़न ये है कि रिएक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोलिगन जो है वो इफ़ेक्टिव कोलिगन नहीं है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होने के बावजूद रिएक्शन क्या है, बहुत ही स्लो है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा समरी, केमिकल काइनेटिक्स मेकिंग केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर। तो कैसे फास्टर होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन चेंज टू मेक अ केमिकल रिएक्शन फास्टर। Here we explain the concept of Clayen theory and how it can be used to explain the effects of 5 different factors on the rate of chemical reaction. तो सबसे पहले क्लेयन थ्योरी, यहाँ से देखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और अप्रोच करने के नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पे ओरिएंटेशन करेक्ट थी, मॉलिक्यूल्स के पास सफिशेंट एनर्जी थी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रॉन्ग ओरिएंटेशन है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, और यहाँ पे ओरिएंटेशन तो सही है लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास इनसफिशेंट एनर्जी है, तब भी क्या होगा, ये टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो कोलिगन थ्योरी स्टेट्स दैट फॉर अ रिएक्शन टू अकर पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विद द करेक्ट ओरिएंटेशन एंड विद सफिशेंट एनर्जी। तो डिफरेंट फैक्टर्स देखिएगा कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, उससे भी क्या होगा, इफेक्टिव कोलिगन इंक्रीज होगी और रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिएगा, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज। अगर कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो इससे क्या चेंज आता है, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिगन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे कोलिगन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ ज़रा देखिएगा क्या लिखा है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एक्सटर्नल एनर्जी नीडेड टू चेंज अ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट और टू मेक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर दें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन के जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उनका रेट जो होता है वो फास्टर होता है। ठीक है, अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली क्या रिएक्शन को स्पीड अप इसलिए करता है क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है उसको लोअर कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है,
एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, ये है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन को यूज़ किया जाता है टू इवेलुएट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, एंड टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। एक तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को इवेलुएट करने के लिए और साथ ही साथ टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट है, इसको स्टडी किया जाता है बाय यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। के इज़ इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब यहाँ के जो है ये रेट कांस्टेंट है, ए जो है ये आर्हेनियस कांस्टेंट है, स्मॉल ई जो है ये क्या है, ये इट इज़ अ बेस ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, जबकि ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो है ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, जबकि टी जो है ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो ए बेसिकली क्या है, आर्हेनियस और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये ज़रा देखिएगा, ये जो है ई इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी, ये फैक्टर क्या कहलाता है, ये फैक्टर कहलाता है बोल्ट्जमैन फैक्टर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो ये भी आपने याद रखना है। अब ज़रा देखिएगा, अगर हम इस आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, इसको लॉग लें तो हमारे पास ये रिलेशन क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन लॉग के, ठीक है, एंड 1/t। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रा किया जाए बिटवीन लॉग के एंड 1/t तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, जिसकी स्लोप क्या होगी, जिसकी स्लोप होगी नेगेटिव स्लोप। क्या होगी, नेगेटिव स्लोप। अब स्लोप किसके इक्वल होगी, स्लोप इक्वल होगी, ज़रा देखिएगा, ये इक्वल होगी माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी के इक्वल, आर के इक्वल। ठीक है, ये स्लोप जो है नेगेटिव स्लोप होगी, किसके इक्वल होगी, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस स्लोप की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हों, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह के आएंगे। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, ठीक है, वो ग्रेटर होती है एज़ कंपेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ ज़रा देखिएगा, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक के लिए जो एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो ग्रेटर है, प्रोडक्ट्स की क्या है, कम है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को यहाँ तक इस बैरियर को क्रॉस करना होता है। ठीक है, और जितना डिफरेंस होता है किसके दरमियान, रिएक्टेंट की एनर्जी और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी के दरमियान, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो एक्सेस एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो लिबरेट होती है। ठीक है, रिलीज़ हो जाती है। जबकि एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो इस वजह से क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो तब रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है,
अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि सिंगल स्टेप पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन मोस्टली रिएक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन विच अक्कर्स इन वन स्टेप इज नाउन एज एलिमेंट्री रिएक्शन, and when a sequence of such reactions provide us with the desired product, then these reaction termed as complex reaction. ऐसा रिएक्शन जो कि जस्ट सिंगल स्टेप पे मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जो कि क्या हो, जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेप्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो हैं दे मे बी कंसेक्यूटिव, रिवर्स और साइड रिएक्शंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, इन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन द फाइनल प्रोडक्ट आर ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। However, during this reaction, a series of elementary reactions take place during which alcohols, aldehydes and acids are formed. ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें कुछ कंसेक्यूटिव रिएक्शन हो रहे होते हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचे, ठीक है। सम टाइम उसमें रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और सम टाइम कुछ साइड रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है इसमें कंसेक्यूटिव, रिवर्स, साइड रिएक्शन सभी इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली विच रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच दैट कोलाइड विद वन अनदर विच रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपली क्या क्या अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। और ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। और मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर होगी, ठीक है। इट नेवर डिटर्मिन्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट नेवर डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करती, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। अब मॉलिक्यूलैरिटी जो है कैन नॉट बी मोर देन 3 as there is nearly no chance for more than 3 molecules to undergo an effective collision at a time। अब मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और 3 से ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि एट अ टाइम मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी डिटरमिन होती है स्टेप वाइज, ठीक है। हर स्टेप की अलग मॉलिक्यूलैरिटी होगी, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द नंबर ऑफ स्टेप्स, द स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो क्या कहलाता है, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है, या उससे रेट लिमिटिंग स्टेप कहा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कंसीडर होगी, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 है तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। जैसे कि PCl5 है, इसकी डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, PCl3 और Cl2 बन रहा है, तो एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो तो इसे क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो तो क्या कहेंगे, टर्म मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज मोस्टली बिटवीन 1 to 3, ठीक है। ये ज़ीरो नहीं हो सकती, और इट इज़ रेयर दैट मॉलिक्यूलैरिटी एक्सीड्स 3। तो मैक्सिमम कितनी होगी, 3 ही होगी, क्योंकि एट अ टाइम मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ज़रा देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या कहलाती, इसकी क्या डेफिनेशन है, किससे कहते हैं, ज़रा देखिएगा। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पहले हमने मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिस्कस किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच टेक पार्ट, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच कोलाइड विद ईच अदर। जबकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच डिटरमिन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करेंगे
तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन, or alternatively it is a number of reactants whose molar concentration changes ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, के जिनकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज होती है, यानी जिनकी कंसंट्रेशन में तब्दीली आती है। ठीक है, और इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स रेज्ड ऑन एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। अब रेट लॉ इक्वेशन में जो एक्टिव मैसेज के ऊपर नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, उनको अगर जमा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने तीन तरह से डिफाइन किया, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विच डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हुज मोलर कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है, और इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स रेज्ड ऑन एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये तीनों तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। रेट लॉ किससे कहते हैं, उस इक्वेशन को कहा जाता है कि जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी, और इनके जो कॉफिशेंट्स हैं उनको हम एक्सपोनेंट्स में लिख रहे हैं, पावर में लिख रहे हैं। इनको आप जमा करें तो m प्लस n क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या थी, वो एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू थी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, एनीथिंग प्रेजेंट इन एक्सेस इज नॉट काउंटेड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ज़रा देखिएगा, जैसा कि ये है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड शुगर। तो यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सेस में है। ठीक है, तो जो चीज़ एक्सेस में हो तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो डिटरमिन होता है बाय द स्लोएस्ट रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रेट डिटर्मिंग स्टेप है वो कौन सा था, स्लोएस्ट स्टेप था। तो स्लोएस्ट स्टेप से ही हम क्या करते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हाई ऑर्डर रिएक्शन आर रेयर, बहुत ही रेयर होते हैं हाई ऑर्डर रिएक्शन, ड्यू टू लेस चांस ऑफ इफेक्टिव कूलिंग। रीज़न क्या है कि अगर ऑर्डर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑर्डर पे, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कूलिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव कूलिंग के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, एट अ टाइम। तो ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू लेस चांस ऑफ इफेक्टिव कूलिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास ओजोन की डिकम्पोजिशन है मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑक्सीजन में, तो ये एक फास्ट स्टेप है। ठीक है, जबकि ओजोन जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, तो ये एक स्लो स्टेप है। तो जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे स्लो स्टेप वाला। ठीक है, अब उस स्लो स्टेप में हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, उस स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम रेटला एक्सप्रेशन लिखते हैं। उस रेटला एक्सप्रेशन में जो एक्टिव मैसेज के ऊपर पावर होती है उनको जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है कि ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। सेकंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तो ट्रू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज द होल नंबर, ठीक है, ये रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, रीज़न क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है।
अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है, जो जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन के जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, कंसंट्रेशन के ऊपर ज़ीरो पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके आएगा, ये इक्वल आएगा के इक्वल, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इसके इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फाइंड करें, इंटीग्रल इक्वेशन, तो वो क्या आती है, वो आती है x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक हो गया। अगर c हमारे पास ज़ीरो हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा x ओवर टी के, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का वही यूनिट होगा जो कि किसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने याद रख लेना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट है मोल पर लीटर पर टाइम, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस का रेट जो है वो कंसंट्रेशन की बजाय किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे N2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो स्टडी ओवर प्लाटिनम सरफेस, तो ये रिएक्शन भी क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह एसिटिक एसिड आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। तो इट इज़ स्टडीड ओवर गोल्डन सरफेस, गोल्ड सरफेस। तो ये रिएक्शन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह आयोडाइनेशन ऑफ एसीटोन और जितने भी इंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, ये सारे क्या हैं, ये सारे ही ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के, ज़रा देखिएगा कि जो कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज लिनियरली विद टाइम, टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो रेट जो है, रेट किसके इक्वल होगा, ये के इक्वल होगा एट ऑल कंसंट्रेशन, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो रेट किसके इक्वल होगा, ये के इक्वल होगा, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करती, ठीक हो गया। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो कि आपने नोट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट उसकी फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रिएक्शन रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय वन कंसंट्रेशन वेरिएबल टर्म ओनली, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट हो और उसकी फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा रिएक्शन, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी क्या आएगी, फर्स्ट पावर, ठीक है। अब यहाँ ज़रा एग्जांपल्स देखें कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। अमोनियम नाइट्रेट जो है इसकी डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन, इसी तरह थायोनाइल क्लोराइड की डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ फीचर्स देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, कि इसका
यूनिट जो होगा के का, रेट कांस्टेंट का, वो क्या होगा पर टाइम। अभी मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन पावर 1, ठीक है। अब यहाँ के किसके इक्वल आएगा, के इक्वल आएगा रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1। अब रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट हमने क्या लिखा था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या था, इसका यूनिट था मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये जब कैंसिल होगा तो जस्ट क्या रह जाएगा, जस्ट हमारे पास रह जाएगा पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए के का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड या पर टाइम, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह के जो है, के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन यूनिट्स और चेंज इन कंसंट्रेशन। के जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो क्या है, वो है 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो इसका मतलब है हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की किसके पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ ज़रा ग्राफ देखिएगा कि जो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम लॉग ए और टाइम के दरमियान ग्राफ फाइंड करें तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी -k/2.303 के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसके लिए अगर हम इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखें तो वो ज़रा देखिएगा क्या होगी, k इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t इनटू लॉग ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर ए, ठीक हो गया। तो ये इसकी क्या है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा कि जिसमें रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की सेकंड पावर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। या दो रिएक्टेंट होंगे तो दोनों रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है या जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, ठीक है। और सॉरी ये रिएक्शन जो है ये किसके दरमियान है, इथाइल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान, ठीक है। तो ये ऐसे रिएक्शन हैं जो कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। तो इसके ज़रा इंपॉर्टेंट फीचर्स देखिए। सबसे पहले तो है यूनिट ऑफ के की बात कर लें, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट इज़ इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से के किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा रेट ओवर कंसंट्रेशन पावर 2 के इक्वल आ जाएगा। अब जब हम इनके यूनिट्स लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड और नीचे क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो जब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, ज़रा देखिएगा, पर मोल dm³ पर सेकंड, ठीक है। तो इस वजह से इसका यूनिट क्या होगा, लीटर पर मोल पर टाइम। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है ये किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन सेम हो तो क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। और जब हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन हो तो फिर क्या होगा, फिर होगा k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू ए माइनस बी लॉग b इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। जब हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन हो तो जब द चेंज इन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन चेंजेस द वैल्यू ऑफ के, अगर कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो चेंज होगा तो इसका मतलब है वैल्यू भी के की है वो चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है
वो रिएक्टेंट्स की ये 3 रिएक्टेंट की क्या होगा, फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा, या एक रिएक्टेंट की सेकंड पावर और दूसरे रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल ज़रा देखें कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड के दरमियान रिएक्शन। तो ये सब रिएक्शन जो हैं ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाज़ ऑफ एमसीक्यूज में भी आता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट हैज़ द सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये क्या होगी, k इज़ इक्वल टू 1/2t इंटू 1/a-x² माइनस 1/a²। ठीक है, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या है, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। ठीक है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम, या फिर इसे क्या लिखा जाता है, मोल -2 dm6 पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह भी इसको लिखा जाता है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अभी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखिए, एक होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कि जिसमें क्या होता है, जो कि ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसमें एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में होता है, और हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में हो तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टन कंडीशन बिकम रिएक्शंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की जो मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जो है, अब वाटर इसमें एक्सेस में है। ठीक है, इस वजह से इसको हम काउंट नहीं कर रहे, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर की हाइड्रोलिसिस भी क्या है, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि वाटर जो है इन रिएक्शंस में एक्सेस है। ठीक है, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज मच विद टाइम थ्रू आउट द रिएक्शन, hence the reaction is considered as pseudo first order reaction। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की समरी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये वाला जो चार्ट है इसे याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिएगा। अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ कांस्टेंट रेट दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि रेट डिपेंड्स लीनियरली ऑन ओनली वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होगा, और ये इसकी आपने इक्वेशन याद कर लेनी है, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये आपने हाफ लाइफ की ये इक्वेशंस याद कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा, तो इसमें क्या था कि रिएक्शन का रेट जो है वो जो रिएक्टेंट है उसकी सेकंड पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, is determined by the concentration of two chemical reactants involved or the square of the concentration of only one chemical reactant। ठीक है, तो ये इसकी स्लोप इस तरह आएगी, और इसकी इक्वेशन आपने याद कर लेनी है, हाफ लाइफ। अब इसकी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, और इस तरफ हमारे पास टाइम पीरियड का ग्राफ है। ठीक, उसके बाद हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया।
कि कुछ ख़ास रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती या बहुत कम चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फिर उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो तो उसके लिए हमारे पास जर्नल इक्वेशंस क्या होंगी? ठीक है। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन which proceeds at the rate that depends on concentration of multiple reactants or on multiple steps। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, हमने क्या करना हो, हमने इक्वेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है? 1/n-1 इंटू टी, ठीक है, इंटू 1/a t पावर n-1 माइनस a/1/a0 पावर n-1। अब ए नॉट जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए टी जो है ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। उसे हाफ लाइफ की जो क्या होगी जर्नल इक्वेशन, वो होगी 2 पावर n-1 डिवाइडेड बाय x-1 के इंटू ए नॉट पावर n-1। ठीक है। तो आपने अब इसको किस तरह याद करना है इन सब को? ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बना लेना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का, ज़ीरो, फर्स्ट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इनके रेट ऑफ रिएक्शंस के एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखेंगे, उसके बाद इनकी इंटेग्रल इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद इनका टाइम पीरियड जो है उसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह एक चार्ट बन जाएगा और इस चार्ट की मदद से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारहा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। यूनिट्स के आ जाते हैं या रेट जो है या टाइम पीरियड के आ जाते हैं। तो ये आप देखिएगा, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटर्मिन किए जाते हैं। ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक है इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है और वार्ट ऑफ डिफरेंशियल मेथड है। ठीक है। तो हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है। तो इसमें से एटलीस्ट आपको इनके नेम्स याद होने चाहिए इन पांचों मेथड्स के। ठीक है। इनमें से कोई भी आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि कौन सा मेथड जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब ज़रा देखिएगा हाफ लाइफ मेथड, तो इसमें क्या है कि इसमें हम 2 हाफ लाइफ लेंगे अलग अलग। ठीक है। और उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ होगी वो ये होगी, क्योंकि हाफ लाइफ जो है वो क्या होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड है। तो ये आपने पांचों इसके नेम याद कर लेने हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के मेथड्स। अच्छा, यहाँ ज़रा देखिएगा, ओजोन लेयर दैट इज़ फाउंड इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन एटम्स एंड दीज एटम्स रिएक्ट विद मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। अब ये बताया गया कि ओजोन लेयर फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेसिकली ये अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर वहाँ पे होती है, वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वहाँ से क्या होता है? ओजोन बनती है, O3। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म बेस्ड होते हैं। ठीक है। दे प्रोसीड बाय चेन रिएक्शन मैकेनिज़्म या चेन रिएक्शन मैकेनिज़्म होगा। ठीक है। और चेन रिएक्शन मैकेनिज़्म होता है यूजिंग एटम्स और फ्री रेडिकल्स। अब इसमें ज़रा देखिएगा, ऐसे रिएक्शंस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड HCl फॉर्मेशन। इसी तरह रेड लाइट इसकी लोएस्ट एनर्जी होती है। तो कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हैं कैन बी इनिशिएटेड बाय रेड लाइट। अब ऐसे रिएक्शन कौन से? फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, हाउएवर दे आर अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। किस पे डिपेंड करते हैं? लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे। ठीक है। अच्छा, जो रेटिना है, द रेटिना इन द आई,
undergoes geometrical isomerization by absorbing photons of light to enable sight। यानी हम जब देखते हैं, ठीक है, तो उसमें रेटिना का क्या अमल है कि रेटिना क्या करती है, लाइट रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, जिसकी वजह से जो है इट मेक्स अस इनेबल साइट। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है फोटो सेंसिटाइजर। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, कि जिनको रिएक्शन मिक्सचर में ऐड किया जाए तो ये क्या करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। बट इट डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा लेकिन केमिकल चेंज जो है इनकी वजह से कोई नहीं आएगा। जैसे कि क्लोरोफिल जो है उसको इन फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल है, ठीक है। बेसिकली क्लोरोफिल खुद तो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है, ये लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जो कि नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिएक्शन के लिए। इसी तरह मर्करी वेपर्स इन डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो फोटो सेंसिटाइजर क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि रिएक्शन मिक्सचर में अगर ऐड किया जाए तो फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसमें देख सकते हैं कि जो नॉन फोटो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको फोटो एक्टिव बनाना हो तो किसके ज़रिए बनाएंगे, बाय एडिंग फोटो सेंसिटाइजर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, ये है लुमिनिसेंस। इट इज़ द एमिशन ऑफ लाइट अकम्पेन्ड बाय हीट, ठीक है। केमिलुमिनिसेंस क्या होता है, इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू कोल्ड लाइट एनर्जी, ठीक है। जैसे कि फायर फ्लाइज हैं, वो आप देखते हैं कि रात के वक्त उनसे लाइट निकलती है। द लाइट एमिटेड इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ लूसीफेरेन प्रोटीन। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। लूसीफेरेन प्रोटीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होती है, एक एंजाइम की वजह से, जिसे क्या कहते हैं, लूसीफेरेज एंजाइम, और इसको हम कहते हैं बायोलुमिनिसेंस, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या हो, कोई लाइट प्रोड्यूस हो तो ये केमिलुमिनिसेंस कहलाएगी, ठीक है। और अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो तो फिर क्या कहलाएगी, बायोलुमिनिसेंस। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है फ्लोरिसेंस। अब फ्लोरिसेंस क्या होता है, इसमें लाइट एमिट होती है, ठीक है। एमिशन ऑफ लाइट स्टॉप्स इंस्टेंटेनियसली व्हेन रेडिएशन बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन अ फ्लोरिसेंट सब्सटेंस इज कट ऑफ। अब क्या है कि जैसे ही जो फ्लोरिसेंट सब्सटेंस है उस पर रेडिएशन हटाई जाएंगी तो उसकी एमिशन है, एमिशन ऑफ लाइट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। एमिशन ऑफ लाइट स्टॉप्स इंस्टेंटेनियसली व्हेन रेडिएशन बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन द फ्लोरिसेंट सब्सटेंस इज कट ऑफ। अब जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस को जब रेडिएशन मिलती है तो वो एक्साइट होता है, और डी एक्साइटेशन के दौरान जो है वो क्या करता है, डी एक्साइटेशन के दौरान एनर्जी रिलीज़ करता है जो कि हमें लाइट की सूरत में नज़र आती है, ठीक है। और अगर क्या हो, जो डी एक्साइटेशन है वो स्टेप वाइज हो तो एमिशन ऑफ लाइट जो है ये ज़्यादा देर के लिए रहेगी, ठीक है। तो अगर एमिशन ऑफ लाइट जो है अकर्स फॉर सम टाइम इवन आफ्टर लाइट रेडिएशन बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन अ फ्लोरिसेंट सब्सटेंस कट ऑफ। आपने क्या किया, आपने लाइट रेडिएशन जो है उसको कट ऑफ कर दिया, इसके बावजूद सब्सटेंस क्या कर रहा है, वो लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये टर्म कहलाती है फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस, ठीक है। तो ये आपने दोनों टर्म याद रखनी है, फ्लोरिसेंस की भी और फॉस्फोरिसेंस की भी। फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि जब तक तो रेडिएशन, लाइट रेडिएशन फॉल कर रही है सब सैंपल पे, तब तक वो क्या करेगा, ग्लो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है कि जब आपने सोर्स को रिमूव कर दिया है उसके बावजूद भी वो लाइट को एमिट कर रहा है फॉर अ मच शॉर्टर टाइम, ठीक है, कुछ और टाइम के लिए, तो ये टर्म कहलाएगी फॉस्फोरेसेंस। इसके बाद एक और टर्म है, इसे कहते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। अब क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब एट द सेम टाइम। यानी सब्सटेंस ने जितने नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, इसकी रेशो क्या कहलाएगी? इसकी रेशो कहलाएगी क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया और कितना नंबर ऑफ क्वांटास एब्जॉर्ब हुए थे, तो ये रेशो क्या कहलाती है? क्वांटम एफिशिएंसी कहलाती है। और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? फाई से। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl, ठीक है, इसकी क्वांटम एफिशिएंसी हाई है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है? एज बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। और जबकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्वांटम एफिशिएंसी लो है, ठीक है। रीज़न क्या है कि इसका सेकंड स्टेप क्या होता है? वो एंडोथर्मिक होता है। तो क्वांटम एफिशिएंसी बेसिकली क्या करता है? क्वांटम एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द क्वांटम ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब फ्रॉम ईच फोटोन। यानी इससे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फोटोन्स। जितनी ज़्यादा क्वांटम एफिशिएंसी होगी, इसका मतलब है उतने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए और उतने ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, ये है पैरेलल और साइड रिएक्शंस। अब ऐसे रिएक्शंस के जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है या डीकम्पोज होता है, ठीक है, इन मोर देन वन वे, ठीक है, इन मोर देन वन वे, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल या फिर साइड रिएक्शंस। अब ज़रा देखिएगा, ए सब्सटेंस है, ये डीकम्पोज हो रहा है और डीकम्पोज ये दो डिफरेंट वेज में हो रहा है। एक में ये बी में कन्वर्ट हो रहा है और एक में सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शंस आपस में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे पैरेलल या फिर साइड रिएक्शंस। तो रेट लॉ इक्वेशन जो है, ठीक है, फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग पैरेलल और साइड रिएक्शन, तो इसके लिए देखिएगा रेट किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द K1 प्लस K2 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, दोनों की रेशो फाइंड करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन यील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन यील्ड। अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास A की फ्रैक्शन यील्ड जो है, ज़रा ये देखिएगा, ए बी में कन्वर्ट हुआ तो रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है, ठीक है, और ए सी में कन्वर्ट हुआ तो रेट कांस्टेंट क्या है? K2 है। अब इसके लिए हम रेट लिख रहे हैं, तो रेट क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और टर्म है, इसे कहते हैं सक्सेसिव रिएक्शंस। क्या कहते हैं? सक्सेसिव रिएक्शन। इसमें क्या है कि इसमें एक सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हुआ है किसी दूसरे सब्सटेंस में, और फिर वो जो है सब्सटेंस वो आगे किसी तीसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो कंसेक्यूटिव जो है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव रिएक्शंस। अब इसमें क्या है कि ए जितना डिसअपेयर होगा, बी उतना अपेयर होगा, ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा उसमें बी जितना डिसअपेयर होगा, सी उतना अपेयर होगा। तो इस तरह हम इस सक्सेसिव रिएक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक इक्वेशन दैट इज़ अ मॉडिफाइड आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, डी नेचुरल लॉग के ओवर डी टी इज इक्वल टू ई ओवर आर टी स्क्वायर। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट और कंसंट्रेशन की बात करें, तो रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो हमारे पास क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है वो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है कि कंसंट्रेशन जो है रेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है कंसंट्रेशन की क्यूब पे डिपेंड करता है, यानी थर्ड पावर पे डिपेंड करता है। इसी तरह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखें तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास नेगेटिव स्लोप आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी क्या होगा? ग्राफ किसके दरमियान होगा? लॉग ए ओवर टाइम के दरमियान, तो हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव स्लोप। और सेकंड ऑर्डर के लिए जो है किसके दरमियान होगा? 1/a ओवर टाइम, तो हमारे पास जो है ये स्ट्रेट लाइन आएगी विद पॉजिटिव स्लोप, और थर्ड ऑर्डर के लिए भी पॉजिटिव स्लोप आएगी, ठीक है। उसके बाद है हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक सिंपल फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे कि हाफ लाइफ, ठीक है, फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/a(n-1). ठीक है, 1/a(n-1). ए क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, एन जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 0 लगाएं तो क्या होगा, ठीक है, ए की पावर -1 आ जाएगी, तो ए जब ऊपर जाएगा तो फर्स्ट 0 ऑर्डर के लिए फिर क्या होगा, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए 2, थर्ड ऑर्डर के लिए 3। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का रिलेशन आ जाएगा। अब ये जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है ये था केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। तो इस चैप्टर को भी आपने अच्छे से तैयार करना है, साथ में अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको अगर आप प्रॉपर लिख के याद नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह।